नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। वीडियोस देख रहे हैं ना, देखते रहिए, नॉलेज को गेन करते रहिए, क्योंकि आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं बहुत ही जल्दी लगने वाली हैं। लॉकडाउन खत्म होगा और आपकी परीक्षाएं जो है होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ना वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अपनी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना, उन सबकी जो है कंप्लीट तैयारी जो है पहले से ही करके रखिएगा। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की और ये उसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि वो वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके इससे संबंधित जो बेसिक जानकारियाँ बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं, जहाँ से प्रश्न आपके खूब सारे पूछे जाते हैं। तो इसलिए वो ज़रूर आप देखिए जा करके। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन, क्योंकि देखिए हम लोग क्या उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको थोड़ी बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्सर्जन तंत्र किसी भी जीवधारी के लिए जो है वर्ज्य पदार्थ, जब हम कुछ खाते हैं तो उससे कुछ अच्छे चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं और कुछ बेकार भी चीज़ें मिलती हैं। तो बेकार चीज़ों को आप पीछे छोड़ देते हैं। तो हमारा शरीर या किसी भी जीवधारी का शरीर जब वर्ज्य पदार्थों के बेकार चीज़ों को जो है जब ये बाहर कर देता है तो उसी को एक्सक्रेशन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में जो है इन्हीं से संबंधित चीज़ें जो हमने पढ़ी है। इसके बाद में मानव शरीर के बारे में बात करी है। तो बात आती है मानव शरीर। तो मानव शरीर में मैंने ये पढ़ाया था आपको कि मानव शरीर में उत्सर्जन अंगों की संख्या कितनी है और सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई थी। मानव शरीर में हमें पता है कि सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क होता है, यानी किडनी होता है। तो किडनी का स्ट्रक्चर वगैरह जो है हमने वहाँ पर पढ़ लिया। लेकिन अब जो है इस वीडियो यानी पार्ट 3 में हम लोग किडनी की सबसे मेन इकाई जो है, यानी इसको कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई जो है, संरचनात्मक इकाई जो है हम कहते हैं नेफ्रॉन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग स्ट्रक्चर से जो है ठीक से चीज़ें जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसको। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो है ये होता क्या है। तो नेफ्रॉन जो होता है ये छोटी छोटी नलिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? ये छोटी छोटी नलिकाएँ होती हैं जो कि आपके वृक्क में जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, वृक्क का जो है ये निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपकी ये किडनी है। किडनी कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे है ना, कुछ इस तरीके से होती है। इनका जो निर्माण होता है नेफ्रॉन से होता है। और नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है किडनी की क्या है, क्रियात्मक व संरचनात्मक जो है इकाई है। क्या है? इकाई है। ठीक है, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जो किडनी की कौन है, वो नेफ्रॉन है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक किडनी में, मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं और प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन, कितनी? 1 मिलियन जो है लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन होते हैं कितने? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होते हैं। ठीक है, 10 लाख होते हैं। तो अगर दोनों की बात करें तो 2 मिलियन हो जाएगा। 2 मिलियन और 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, है ना। तो 20 लाख जो है आपके नेफ्रॉन की संख्या जो होती है आपके कहाँ होती है, बताओ भाई? वृक्क में होती है। वृक्क में जो है 20 लाख जो है आपकी नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन के कार्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेफ्रॉन के जो है 2 प्रमुख कार्य होते हैं। नेफ्रॉन के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि नेफ्रॉन जो है एक प्रमुख कार्य करता है। कैसे? कि एक्सक्रेट करता है, यानी कि वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं उनको, केवल वेस्ट मटेरियल को जो है केवल ये बाहर निकालता है। लेकिन जरा ठहरिए, आप देखते हैं कब, जब आप सुबह सुबह चाय पीते हैं तो आप चाय में चाय पत्ती भी होता है, अदरक भी आप डालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक छलनी लगाते हैं और उससे क्या करते हैं, आप उसको फिल्टर कर लेते हैं और जो चाय होता है वो आप पी लेते हैं, है ना। जो आपका द्रव होता है चाय वाला वो पी लेते हैं, बाकी जो चीज़ें उनको बाहर कर देते हैं। तो ये उसी तरीके से रहता है कि आपके शरीर में रक्त जो होता है ना, ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो ब्लड में जो है वर्ज्य पदार्थ भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। तो इन दोनों में बात ये आती है कि जो आपका नेफ्रॉन होता है ना, वो इनमें से बेकार वालों को बाहर निकाल दे और जो जरूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, उनको रक्त में ही बनाए रखे। ये जरूरी होता है और यही 2 कार्य जो है प्रमुख जो है किसके, नेफ्रॉन के। तो यही बात हम लोग देखते हैं। नेफ्रॉन के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला, शरीर में यानी रक्त में उपस्थित सभी अच्छे, यानी जो जरूरी या आवश्यक जो तत्व हैं उनको उसमें बनाए रखना। रक्त में उपस्थित आवश्यक तत्वों को बनाए रखना पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या हुआ, इसको साफ कर देते हैं। दूसरा कार्य क्या हुआ,
रक्त में उपस्थित सभी वर्ज्य पदार्थों को बाहर कर देना। अब ये इसके दो प्रमुख कार्य हो गए, ठीक है। बाहर कर देना यानी कि दो ये प्रमुख कार्य जो है, हम लोग एक कार्य देखते हैं लेकिन दो प्रमुख कार्य जो है इसके होते हैं, ठीक है। बाहर कर देना, ठीक, ये दो कार्य जो है यहाँ पर ये करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर होती है, तो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है और कितने चरणों में होती है, इस बात को हम लोग जो है करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन या किडनी के अंदर जो है किस तरीके से जो है आपके रक्त का जो है फिल्ट्रेशन होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो है रक्त का फिल्ट्रेशन जो है वो दो चरणों में होता है। पहला चरण जो रहता है आपका उसको निस्यंदन कहते हैं, या उसको आप कह लें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह लें, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है पुनः अवशोषण की प्रक्रिया, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो दो तरीके से होता है, यानी दो चरणों में होता है। पहला चरण कौन सा, निस्यंदन होता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और दूसरा होता है आपका पुनः अवशोषण की प्रक्रिया जो है यहाँ पर होती है, और इसको क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन जो है ये प्रक्रिया जो है यहाँ पर होती है। अब देखिए हम इनको देखेंगे बिल्कुल डायग्राम से, बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया हो रही है और किस प्रक्रिया में कौन कौन से अंग जो है भाग लेते हैं। चलो इनको हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। दो तरीके से होती है, आप याद रखना कि निस्यंदन होता है और पुनः अवशोषण होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब कैसे होता है ये हम आपको डायग्राम से बताते हैं। तो चलिए आप लोग भी डायग्राम मेरे साथ में बना लिए। एक रफली डायग्राम बनाना है आपको, कोई ऐसा डायग्राम नहीं बनाना कि नहीं बड़ा प्रोफेशनल लगे, आपको केवल रफली डायग्राम जो है बनाना और उसके तहत जो है हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से इसका रहता है, ऐसे जो होता है इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम रहता है, ठीक है। ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे चले जाओ, इसके बाद में फिर कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। देखो ये केवल समझने के लिए है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है आपका कि नहीं बिल्कुल आप प्रोफेशनल डायग्राम आप बना लिए हैं, केवल समझने के लिए डायग्राम बनाया आपका, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है गुच्छा टाइप होता है, ऐसे जो होता है, ठीक है। और ये वाली जो आपकी मैंने ये जो बनाया ना, ये जो होती है आपकी वृक्क धमनी होती है, वृक्क धमनी होती है ये, ठीक है। और ये जो होती है आपकी ये होती है वृक्क शिरा, वृक्क शिरा। इन दोनों के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो जाकर के वहां पर देखिए कि वृक्क धमनी में क्या होता है, वृक्क शिरा में क्या होता है। लेकिन चलो फिर भी कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए वृक्क धमनी जो होती है यहाँ पर O2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो आपका रक्त होता है वो, और प्लस यहाँ पर वर्ज्य पदार्थ वाला जो है रक्त इसके थ्रू आता है। और आने के बाद में यहाँ पर ये जो है इसको कहते हैं वोमेन संपुट। क्या कहते हैं, वोमेन संपुट कहते हैं इसको, वोमेन संपुट कहते हैं। और इसके बाद में ये देखिए जो मैंने यहाँ पर गुच्छा टाइप का बनाया हुआ है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, या इसको केशिका गुच्छा कहते हैं, केशिका गुच्छा, ठीक है। कौन सा, ये जो अंदर मैंने बताया ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन की जो है कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना होता है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो है आपका हेनले का लूप होता है, हेनले का लूप होता है, ठीक है। हेनले का लूप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया कि आपकी जो वृक्क धमनी है, ये वृक्क धमनी O2 प्लस वर्ज्य पदार्थ वाला रक्त यहाँ पर लाती है। और यहाँ लाने के बाद में देखिए जब यहाँ पर रक्त आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आपकी धमनी होती ना इसका दाब जो है बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाने के कारण जो आपका ग्लोमेरुलस है यानी कोशिका गुच्छा है ये वोमेन संपुट में रहता है। और यहाँ पर जो है आपकी क्या होती है, निस्यंदन की प्रक्रिया होती है, निस्यंदन होता है,
निस्यंदन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर क्या होता है, जो आपके आवश्यक तत्व हैं उनको जो है ये अवशोषित कर लेता है और जो बेकार यानी वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको ये आगे जाने देता है। इसके बाद में यहाँ से जो है रक्त होते हुए यहाँ पर हेनले के पॉस में आता है, हेनले के लूप में आता है और जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की जो है क्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर जो पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। पुनः अवशोषण समझ रहे हैं, यहाँ से जो चीज़ें बची हैं उनको जो है पुनः यानी दोबारा जो है यहाँ पर अवशोषित कर लेना और यहाँ पर पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण होने के बाद में जो है क्या होता है कि आपके जो आवश्यक तत्व हैं वो अलग हो जाते हैं और जो आपका एक्सक्रेशन यानी वर्ज्य पदार्थ है वो जो है यहाँ पर किसके द्वारा, मूत्र वाहिनियों के द्वारा या मूत्र नलिकाओं के द्वारा जो है किससे, मूत्र मार्ग से जो है निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने इसके अंतर्गत पढ़ी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मूत्र के बारे में, क्योंकि हम लोग जो है मूत्र डिनोट करते हैं और मूत्र में जो है कई सारी जो है चीज़ें पाई जाती हैं जहाँ संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और साथ ही जो है इनसे संबंधित रोग आदि जो है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि रोगों के बारे में भी जो है यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे गुर्दे की पथरी जो होती है वो कैसी होती है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना। इसके अलावा यूरेमिया क्या होता है ये पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूत्र के बारे में। ठीक है, तो मूत्र की बात करें तो इसके सबसे पहले पीएच मान की अगर हम बात करें तो पीएच मान जो होता है इसका 6 होता है। अगर इसके रंग की बात करें यानी इसके कलर की बात करें तो ये पीला होता है, हल्का पीला होता है। और पीला जो रंग इसका होता है ये किसके कारण होता है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है और ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, तो यूरोक्रोम के कारण अगर होता है तो बात आ जाती है कि यूरोक्रोम जो है क्या होता है, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है या यूरोक्रोम क्या होता है। तो चलो भाई, यूरोक्रोम जो होता है आपका ध्यान रखना, हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है इसी के टूटने फूटने से, हीमोग्लोबिन के टूटने फूटने से जो है आपके यूरोक्रोम का निर्माण होता है। हीमो देखिए यहाँ पर हीमो जो है ना, आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक जटिल प्रोटीन होता है। क्या होता है, जटिल प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ बनता है आपका, बताइए भाई, यकृत बनता है। पिछला वीडियो पढ़ाया वहाँ पर जाकर के देखिए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के टूटने फूटने जो है यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम के कारण जो है आपके रक्त का जो आपका जो मूत्र है उसका कलर जो है पीला होता है। हीमो से तात्पर्य है लौह से, यानी लोहा का एक ऑक्साइड है जिसको हीमोटाइट कहते हैं, तो वो इससे ही संबंधित है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें मूत्र में जो है क्या क्या पाया जाता है, मूत्र में कौन कौन सी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। देखिए मूत्र में जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो जल होता है और इसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग 95%। इसके बाद इसमें यूरिया पाई जाती है, क्योंकि देखिए यूरिया ही जो है हमें निकालना है, यूरिया पाई जाती है और इसकी संख्या कितनी, इसका परसेंटेज कितना है, 2% है। इसके बाद अमोनिया जो है इसमें होता है, क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया के बाद में इसमें यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल के बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शर्करा होती है, शर्करा होती है। शर्करा के बाद बात करें तो वसा होती है। वसा के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, शर्करा मैंने बता दिया है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो है इसके अंतर्गत और क्या होता है, चलो भाई, प्रोटीन के बाद में यहाँ पर क्लोरीन भी होता है। क्या होता है, क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है। सोडियम होता है, सोडियम भी यहाँ पर होता है, सोडियम। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर होता है क्रियोटोनिन। क्या होता है, क्रियोटोनिन होता है। ठीक है, ये भी एक वर्ज्य पदार्थ है जिसको ये निकालते। तो हमने क्या बताया, जल में सबसे ज़्यादा मूत्र में क्या होता है, जल होता है 95%। फिर यूरिया रहा आपका, अमोनिया, यूरिक अम्ल, शर्करा, वसा, प्रोटीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा क्रियोटोनिन जो है इसके अंतर्गत जो है ये वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनको जो है हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बाद में एक बात आती है कि एक सामान्य मनुष्य की अगर हम बात करें कि सामान्य मनुष्य जो है वो
24 घंटे में एक दिन में जो है कितना मूत्र विसर्जित करता है, तो लगभग 1.5 लीटर जो है ये विसर्जित करता है। ठीक है, कितना? 1.5 लीटर जो है लगभग ये विसर्जित करता है। अब बात आती है मूत्र विकार संबंधी बातें। तो मूत्र के विकारों के बारे में अगर हम बात करें कि मूत्र विकार से संबंधित कौन सी बीमारियां हो जाती हैं या कौन से रोग हो जाते हैं, तो देखिए अगर हमारे शरीर में अगर रक्त जो है ना रक्त में अगर यूरिया की मात्रा, यूरिया जो होता है ना, यूरिया की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो इसको हम यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यूरीमिया कहते हैं। ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि यदि अगर रक्त में अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यूरीमिया कहते हैं। इसके बाद होता है हीमाट्यूरिया। हीमाट्यूरिया जो है एक यहाँ पर रोग होता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे शरीर में जो आपका मूत्र होता है उसमें रक्त आता है। ठीक है, यानी कि आपके जो मूत्र में रक्त आता है तो उसको हीमाट्यूरिया जो है कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर निम्फाइटिस भी हो जाता है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे अगर आपको मधुमेह हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर है तो उसे अगर मधुमेह हो जाता है तो मधुमेह वाले व्यक्ति को जो है उसके रक्त में जो है शर्करा जाती है, शर्करा जो है आपकी ज़्यादा जो है स्रावित होने लगती है। ठीक है, तो शर्करा निकलती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई, और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए, और दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली मेरी जो वीडियोज़ हैं मिलती रहें। धन्यवाद।